हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ साथियों बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। साथियों, आज मैं फिर से उपलब्ध हुआ हूँ 25 क्वेश्चन लेके पॉलिटिकल साइंस का। जो अभी पॉलिटिकल साइंस का है, ये PYQ है साथियों। जो अभी 6 जनवरी 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ अभी हाल ही में, जिसका आंसर की ने UGC रिलीज कर दिया है। और उसी का जो क्वेश्चन है वो हम लेके यहाँ पे उपलब्ध हुए हैं, उस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे जो मेरे द्वारा दिया गया फार्मूला है PCE। यहाँ पे साथियों P का मतलब हुआ PYQ, C का मतलब हुआ कॉमन सेंस और E का मतलब हुआ एलिमिनेशन प्रोसेस। इन तीन का यूज करके हम 40% क्वेश्चन हर एग्जाम में सॉल्व करते हैं। UGC एग्जाम में 40% क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं यही हम डिस्कस करने वाले हैं और इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है साथियों, आप जुड़े रहिए। एक चीज़ और साथियों की हम समय गंवाना नहीं चाहते, बिल्कुल भी सीधे पॉइंट पे आते हैं। UGC से रिलेटेड बहुत सारे क्लासेस जो यूट्यूब पे हम डाल रहे हैं, उसका PDF हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। बाकी कोई इधर उधर की बातें नहीं, सीधे शुरू करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, कल हमने 75 तक देखा हुआ है और आज हम 76 नंबर क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, 76 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ गैंग प्लैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहा है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि कल किसी ने एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था कि सर क्वेश्चन को जो इंग्लिश में दीजिए। तो अभी मेरे पास हिंदी वाला ही अवेलेबल है, इसलिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब इंग्लिश वाला आएगा तो मैं इंग्लिश में ही कर दूंगा। देखिए, ये कह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गैंग प्लैंक की जो अवधारणा है, वो कंसेप्ट है, वो क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम पढ़ेंगे, पबेड पढ़ेंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, इन सब में देखेंगे, लेकिन पबेड में देखेंगे कि ये गैंग प्लैंक की जो अवधारणा है वो क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो साथियों, मैं अभी तक आपके लिए बताता हूँ। जो हायरार्की सिस्टम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हाई से लो अथॉरिटी की तरफ जो जाता है, ये उसमें हायरार्की सिस्टम की से रिलेटेड है गैंग प्लैंक की अवधारणा। और इसमें एक ही ऑप्शन है जो कह रहा है लेवल जंपिंग ऑफ हायरार्की, यानी कि अगर हाई से लो की तरफ आ रहे हैं तो उसको उसी अवधारणा को गैंग प्लैंक की अवधारणा बोलते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये साथियों, ये आप जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से उसमें डिस्कशन करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि ये हायरार्की से संबंधित है। 77 नंबर क्वेश्चन साथियों हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देखिए, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ PYQ से कैसे PC जो फार्मूला वो कैसे काम करता है। ये जो क्वेश्चन है आपका पीटर ड्रकर का जो लिखा हुआ द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक है, ये 4 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आप जाके देखिए। 4 सितंबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ है, जो कैंसिल का जो एग्जाम होता है, उसमें पूछा हुआ बुक है। उसमें एक ही बार दिया था, एक ही, कि द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसकी बुक है। अब आप हमसे बताइए, अगर आपको PYQ आप देखे हैं, अगर आपको इतना, तो एक काम करते हैं, हम एक ही को मिलाते हैं। ठीक है, एक ही को, C का पहला एक ही मिला के देख लेते हैं क्या होता है। एक मिला के देखते हैं PYQ से। तो C का पहला देखते हैं। C का पहला एक ही जगह है, केवल एक ही जगह है C का पहला। इसमें भी चौथा, इसमें तीसरा, इसमें दूसरा है। तो केवल एक ही जगह अगर C का पहला है तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है वहीं। अब देखिए, देख रहे हैं आप, इसको करने में आपको अगर 10 सेकंड भी नहीं लगेगा अगर आप PYQ से परिचित है तो, क्योंकि सीधे PYQ उठा के दिया हुआ है। बाकी आप मिला लीजिए, सब मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। जब एक मिल गया तो सब मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। वो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का प्रयोजन है। अब हमसे बताइए, अगर किसी को 74वां 73वां संविधान संशोधन याद नहीं है तो मुझे लगता है उनको तैयारी छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, पॉलिटिकल बेसिक चीज़ है। और पॉलिटिकल साइंस आप मास्टर्स है या मास्टर्स कर रहे होगे तो इतना तो याद होना चाहिए कि इसमें क्या है। अब बताइए, 73वां संविधान संशोधन, यहाँ पे मैं 74वां तो बता दे रहा हूँ, 73वां आप बताइएगा। देखिए, एक है जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन की बात करता है, और एक है जो शहरी क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन की बात करता है। तो 74वां जो है वो शहरी क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन की बात करता है। बाकी इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये जो है 73वां है, ये जो है 73वां संविधान संशोधन है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 69 क्वेश्चन देखिए, ये भी मैं कल भी एक क्वेश्चन हमको मिला था कि डोनाल्ड ट्रंप से, और ये जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है इसी सीरीज में। तो देखिए, 79 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में प्रस्तावित विदेश मंत्री कौन है। जो डोनाल्ड ट्रंप अभी शपथ लिए हुए हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बने हुए हैं, उनमें जो प्रस्तावित फॉरेन मिनिस्टर थी वो कौन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन। उसमें आपको ये फैक्ट है याद, अगर न्यूज़पेपर वगैरह से थोड़ा सा परिचित हो गया तो आपको पता होगा, अदरवाइज आपको गेस ही करना पड़ता है। ये है माइक्रो रूबियो है। आगे देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन है,
80 नंबर क्वेश्चन, ये आपके टोटली समझ के ऊपर। देखिए आपको अगर नहीं पता है तो आप समझ के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम आपको देखिए इसमें हमारा कॉमन सेंस काम करेगा, इसमें हमारा कॉमन सेंस काम करेगा और एलिमिनेशन मेथड काम करेगा। दो मेथड पे हम काम करेंगे। पीवाईक्यू तो पीवाईक्यू में भी पूछा हुआ है क्योंकि ये पूछते रहता है, सिक्किम मणिपुर ये सब का पूछते रहता है, पर इसमें हमारा कॉमन सेंस काम करना है और जो है एलिमिनेशन मेथड काम करना है। थोड़ा सा हमको उसमें कॉमन सेंस और एलिमिनेशन मेथड के साथ हमारा नॉलेज भी काम करेगा साथियों। तो देखिए आप ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्षों के काल कर से व्यवस्थित कीजिए। अगर ये गठन आप याद करिए साथियों कि सबसे लास्ट में कौन सा स्टेट बना होगा, आपको याद है, याद आ रहा है कुछ? एक तो जे एंड के अभी हाल ही में 2019 में बना था, तो वो स्टेट नहीं, वो यूटी स्टेट से तोड़ के और यूटी बना दिया गया था। लेकिन स्टेट की बात हम करते हैं तो आपको पता है बीजेपी गवर्नमेंट जब आई थी 2014 में, तो वो तेलंगाना राज्य बनाई थी, तेलंगाना राज्य निर्मित करी थी। तो इतना हमको पता है कि इसमें सबसे बाद में किसको रखना है, मुझे सी रखना है। सबसे लास्ट में किसको रखना है, सी रखना है। आप सोचिए एक ही चीज़ से आप ऑप्शन पर पहुंच रहे हैं सीधे कि सबसे बाद में किसको रखना है, हमको सी को रखना है। तो हम ऐसे स्टार्ट अपने आप हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें सी पे, देखिए कितना तगड़ा एलिमिनेशन प्रोसेस है इसमें। अगर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए तो एलिमिनेशन प्रोसेस से ये क्वेश्चन तुरंत डील हो जा रहा है, यानी कि पीसीए फार्मूला जो है वो काम कर रहा है। देखिए अभी तक हम 5 क्वेश्चन किए, उसमें से 2 क्वेश्चन जो है सीधे, एक पीवाईक्यू से है, 2 कॉमन सेंस और एलिमिनेशन, यानी कि 5 में से 3 क्वेश्चन जो है हम कॉमन सेंस, पीवाईक्यू और एलिमिनेशन प्रोसेस से कर चुके हैं। इसीलिए इतना तगड़ा फार्मूला है साथियों को, अगर आप इसका यूज कर रहे हैं एग्जाम में तो बिलीव करिए आप 20 से 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आइएगा हमेशा, जितना आप करने जा रहे थे। अगर आप 70 करने जा रहे हैं तो आप बिलीव करिए, अगर आप 70 करने की क्षमता रखते तो 85 करके आइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, 81 क्वेश्चन देखते हैं। 81 क्वेश्चन देखते हैं। ये कर संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला आंदोलन बीते वर्षों में मजबूत हुआ है, इसकी कुछ आधारभूत विशेषताओं में सम्मिलित है। ये साथियों देखिए ये टोटल आपके कॉमन सेंस पर आधारित है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं भी कोई नहीं पढ़ाएगा। ये टोटल आपके कॉमन सेंस, आपका जो एलिमिनेशन प्रोसेस है उस पर आधारित है और कॉमन सेंस पर आधारित है। देखते हैं आप अपना कॉमन सेंस में कैसे काम कराते हैं, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ये कह रहा है, देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है 1848 में आयोजित सेनेका फॉल्स सम्मेलन में यूएस महिला अधिकार आंदोलन का जन्म होता है। मुझे नहीं पता है इसके बारे में, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। यूएस संविधान के 19वां संशोधन ने 1920 में अमेरिकी महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया, ये भी मुझे नहीं पता है। चलिए अगर आपको पता है तो अच्छी चीज़ है, अगर आपको पता है कि फैक्ट है तो अच्छी चीज़ है, अदरवाइज नहीं पता है तो चलिए छोड़िए इसको। राष्ट्रीय महिला वयस्क मताधिकार संगठन 1869 में स्थापित किया गया था, ये भी फैक्ट है। पता है तो अच्छी चीज़ है, नहीं पता है तो मुझे नहीं पता, चलिए छोड़ दीजिए। ये कह रहा है कि नारीवादी विचारक सिमोन डी बुआ नाम बोल उसका, ने अपनी पुस्तक द सेकंड सेक्स प्रकाशित की थी। ये आपको पीवाईक्यू है, इतना आपको पता होना चाहिए। ये पीवाईक्यू है कि द सेकंड सेक्स जो है वो सिमोन द बुआ की बुक है, द सेकंड सेक्स। हिंदी में भी अवेलेबल है, आप उसको मार्केट से लेकर परचेज करके पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ी है साथियों। तो ये जो है सिमोन द बुआ की बुक जो है वो कौन सी है, द सेकंड सेक्स। ये 100% सही है क्योंकि ये पीवाईक्यू है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो आप समझिए डी नंबर सही है। हम देखते हैं कि डी किस में है, इसमें डी है, इसमें डी है, इसमें डी है, तो हम एक आंसर को एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि ये नहीं हो सकता है, एक आंसर को हम एलिमिनेट कर रहे हैं। अगला कह रहा है कि अमेरिका में अश्वेत महिलाओं का इतिहास सबसे पहले ग्रेटा थर्नबर्ग द्वारा वर्णित किया गया। आपको ऐसा लगता था कि किसी एक खास पर्सन द्वारा अमेरिका में अश्वेत महिलाओं का इतिहास सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट कर दिया जाएगा? नहीं, ये तो पहले से चलता आ रहा होगा। हो सकता है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर पॉइंट से इतिहास का वर्णन कर सकते हैं, इतिहास में सबसे पहले वर्णन कर सकती है, पर सबसे पहले वर्णन कर, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे। और ये आप कॉमन सेंस लगा के देखिए, अजीब लग रहा है, अजीब लगेगा भी आपको भी। तो इसको हम एलिमिनेट करते हैं, ई नंबर नहीं हो सकता है, ई नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर ये हो सकता है। हमको ये देखिए, मुझे ना ये फैक्ट पता था, ना ये फैक्ट, ना ये फैक्ट, फिर भी हम आंसर तक पहुँचे हैं क्योंकि ये सही था और इसका एलिमिनेशन हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 81 का जो आंसर है वो ए, बी, सी और डी होगा। सोचिए हम 6 क्वेश्चन में अभी तक 4 क्वेश्चन करने के कगार पे हैं, 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, किससे, पीसीए फार्मूला से। आगे देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन साथियों। 81, ये देखिए ये टोटली आपका फैक्ट है, आपको याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको इसको गेस ही करके निकलना पड़ेगा। इसका आंसर साथियों 2002 होगा। तो आपको याद होना चाहिए, मुझे लगता है ये बहुत बेसिक फैक्ट है, याद होना चाहिए आपको। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन पे देखते हैं साथियों। ये कह रहा है, ये देखिए ये
ये भी पी वाई क्यू है और 100 इसमें देखिए ये भी पूछा हुआ पहला, और ये बेसिक चीज़ें सबको याद रहना चाहिए। हम एक दो को मिला के देखते हैं क्योंकि ये तो हमको पता होना चाहिए। कह रहा है कि भारतीय परमाणु परीक्षण, ये आपको पता है कि पहला परमाणु परीक्षण, आप मुझे, मैं दूसरा बता दे रहा हूँ, पहला आप बताइएगा पहला कब होता है। दूसरा तो होता है भारतीय परमाणु परीक्षण 1998 में, 1998 में जब अटल जी की सरकार थी, अटल जी की सरकार थी तब होता है। पहला कब होता है ये आप बताइएगा। ठीक है, हम इसको मिला के देखते हैं। भारतीय सी का चौथा कितने में है। चलिए अभी हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, दो को तब ऑप्शन एलिमिनेट होगा, ये और ये, इसमें और इसमें एक होना चाहिए आंसर में। ये आपको पता है बहुत ही फेमस चीज़ है। जब कोल्ड वार चल रहा था, हम पढ़े कोल्ड वार को भी, कोल्ड वार चल रहा था 1971 में जब बांग्लादेश बनता है, उसी टाइम पे एक समझौता भी होता है हमारा सोवियत संघ के साथ, मित्रता और सहयोग की संधि होती है। तो इसका मतलब है कि बी का जो होगा वो दूसरा होगा, बी का दूसरा और सी का चौथा, बी का दूसरा और सी का चौथा यानी ऑप्शन यही होगा, यही होगा। हालांकि इसमें सबको आपको याद रखना होगा कि मुंबई आतंकी हमला कब होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। और साथ ही किस भारतीय प्रधानमंत्री चीन की प्रथम यात्रा नेहरू जी ने करी थी, ये भी आपको याद रखना होगा क्योंकि ये पूछा हुआ। साथ ही ये पी वाई क्यू है, ये पी वाई क्यू है, ये भी पी वाई क्यू है, ये भी पी वाई क्यू है। आप एक बार पी वाई क्यू 5 साल का पलट के देखिए, ये टोटली पी वाई क्यू है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है 81, राम मनोहर लोहिया ने अपनी किस प्रसिद्ध कृति में इतिहास का अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। राम मनोहर लोहिया ने, कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी बुक है जिसमें इतिहास का अपना सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था, ये आपको जानना होगा। अगर आपको ये याद है तो अच्छी चीज़ है, नहीं तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, आप इसको याद रखिए। एक सेकंड ये भी देख लीजिएगा साथियों, अगर आपको सपोज करिए कि आपको याद नहीं है, कुछ भी इसमें इससे याद नहीं है, तो यहाँ पे हिस्ट्री की बात कर रहा है, इतिहास की बात कर रहा है, इसमें और भी कोई ऑप्शन है जिसमें हिस्ट्री की बात कर रहा है, तो अगर आप कॉमन सेंस लगा के यहाँ पे निकलते हैं कि चलो ठीक है, अगर यहाँ पे इतिहास की बात कर रहा है तो कुछ ऐसी बुक का नाम भी होना चाहिए जिसमें इतिहास की बात करें, तो हम इसको व्हील ऑफ हिस्ट्री टिक लगा के अगर निकलते हैं तो भी आंसर सही हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो। हालांकि आपको इसको याद रखना होगा क्योंकि हम जब पढ़ेंगे राम मनोहर लोहिया को, पढ़ना भी है राम मनोहर लोहिया जेपी को, तो हम बताएंगे वहाँ पे कि इनकी कृति कौन कौन सी है। आप मुझे ये 3 बुक और भी बताइएगा कि किसने किसने लिखी हुई है, और क्या ये सारी बुक इन्हीं का है या फिर किसी और की है, ये बात आप कमेंट बॉक्स में मुझे पिन करिएगा साथियों। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने सुझाया कि बुजुर्ग पूर्व धारणाओं और मूल्यों को प्रतिस्पर्धी सर्वहारा वर्चस्व तथा सहमति का निर्माण की स्थापना करके उखाड़ फेंकने की जरूरत है। ये आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये आपको अगर आंसर याद है तो अच्छी चीज़ है, नहीं याद है तो इसको गांठ मान लीजिए साथियों कि ये बार बार पूछते रहा है और पूछते रहेगा। आप एक बात बताइए मुझे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, इसमें आपको कौन कौन दिख रहा है जो मार्क्सवादी भी, क्योंकि बुजुर्गा वर्ग और मूल्यों को प्रतिस्पर्धा ये सब चीज़ें जो मार्क्सवादी होगा वही बोलेगा, बाकी अदर तो कोई नहीं बोल सकता है। तो इसमें जैन स्टूअर्ट मिल नहीं, ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो है, इसको तो आप समझ, आप जो हम मिल को पढ़ेंगे जेएस मिल को तो आप देखेंगे ये तो मार्क्सवादी तो नहीं है। एंटोनियो ग्राम्स्की, हाँ मार्क्सवादी थिंकर्स है और यही आंसर भी होगा साथियों, क्योंकि इन्होंने ही बोला है जो ये ऊपर किसी सुझाया कि बुजुर्ग पूर्वधारणा और मूल्यों को प्रतिस्पर्धी सर्वहारा वर्चस्व और सहमति का निर्माण की स्थापना करके उखाड़ फेंकने की जरूरत है। ये किसने कहा था, तो एंटोनियो ग्राम्स्की ने बोला था। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहा है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई। साथियों अगर ये क्वेश्चन आप मिस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं है तो मुझे लगता है कि आप प्रिपरेशन में बहुत बड़ा लैक है, नॉलेज ऑफ लैक है आपके पास, क्योंकि ये रट जाइए कि संविधान की कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई। ये बार बार, ये PYQ है साथियों, ये PYQ है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चलिए आज ये पूछा है ना, कल ये भी पूछिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, ये सारी चीज़ें पूछिएगा, इमरजेंसी कहाँ से लिया गया है। तो आपको इस सब चीज़ों को एक लिस्ट बनाइए और उसको याद करिए। हालांकि जब हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी को तो वहाँ पे हम एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे जो एक ही पेज में एक ही जगह सबको आपको मिल जाएगा। तो आप घबराइए नहीं, बस मेरे साथ बने रहिए साथियों। तो हम देखते हैं इसका आंसर, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। इसका जो आंसर है वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान है। आप बताइएगा मुझे कि कनाडा से क्या लिया गया, आयरिश संविधान से क्या लिया गया और अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए 3 नहीं बताइए मुझे, अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया, इतना ही बता दीजिए कि अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है। और साथ ही DPS भी बताइएगा, DPSP ये कहाँ से लिया गया है, ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा साथियों। देखिए तैयारी इसी तरह से होता है कि आप एक चीज़ें पढ़े और 4 चीज़ें उससे लिंक करके आपको उस याद रखने में सहूलियत हो जाए। तो अगर आप एक चीज़ जैसे कि ये पढ़ लिए कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो कंकरेंट लिस्ट जो है वो लिया गया है, अगर ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया हुआ है तो आप कनाडाई संविधान से क्या लिया गया है कि नहीं लिया गया है तो क्या लिया गया, आयरिश संविधान से क्या लिया गया, अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया। चलिए इन तीनों को छोड़ दीजिए, तो हमको अगर
दूसरे देशों से और भी किसी देश से कुछ लिया गया है तो वो क्या, जैसे यूएसएसआर से क्या लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है, ये भी याद रखना होगा आपको। तो ये एक बार दिमाग में रिकॉल करिए इस चीज़ को, ताकि इससे क्या होगा कि आपका जो रिवीजन है वो साथ साथ चलता रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन, और उसको देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों को राज्यसभा में उनको आवंटित सीटों के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे आपको देखना होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को ध्यान से देखना होगा साथियों। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को ध्यान से देखना। ये अवरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में बोल रहा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है। साथियों देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश मीडियम बच्चों को बिल्कुल दिक्कत ना हो, लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो। इसमें आपको कुछ ऐसा चीज़ दिख रहा है क्या कि जो इंग्लिश में ना बोला है तो नहीं होगा, या फिर हिंदी में ही हो रहा है? जैसे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर इसका हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर राज्यसभा सबको पता है, राज्यसभा का हिंदी, राज्यसभा इंग्लिश, मान के चलिए अपर हाउस। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रॉब्लम होगा तो मैं अगली बार से जब मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल होगा इंग्लिश में तो मैं बिल्कुल इसको इंग्लिश में करूँगा। साथियों देखिए, इसमें भी आपका कॉमन सेंस काम करेगा अगर आपको, क्योंकि ये 28 जो राज्य है उसको याद रखना इम्पॉसिबल है कहाँ से स्टार्ट। उसके बाद से यूटी में भी 1-2 यूटी भी है, 2-3 जहाँ पे आपको मिल जाएंगे क्या, राज्यसभा में सीटों का आवंटन उनको भी दिया गया है। अब यहाँ से देखिए, एक चीज़ आपको मुझे कॉमेंट में बताइएगा, ऐसे ही तैयारी जो होता है नेक्स्ट लेवल पे आता है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन है ये किस शेड्यूल में वर्णित है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस शेड्यूल को कितना ही दिया जाएगा, ये कौन से अनुसूची में वर्णित है, ये मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में। साथ ही जब अनुसूची की बात करते हैं तो आप मुझे ये भी बताइएगा कि संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, क्या जितनी अनुसूचियाँ उतना जो संविधान स्टार्ट हुआ था, जो संविधान मूल संविधान है उसमें उतना ही अनुसूचियाँ थी या फिर बाद में एड ऑन हुई है, ये भी आप मुझे बताइएगा। एड ऑन हुई है तो कौन सी एड ऑन हुई है, 9वीं अनुसूची क्या है, 10वीं अनुसूची क्या है, ये सब आपको याद रखना होगा। और ये मुझे लगता है मैं बोल रहा हूँ तो आप एक बार रिकॉल जरूर करिएगा इस चीज़ को। आगे देखते हैं साथियों, राज्यसभा में सीटों का आवंटन के आधार पर असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना है। अब मुझे देखिए, मुझे नहीं पता है तो मैं एक चीज़ कॉमन सेंस लगा रहा हूँ, और वो मेरा कॉमन सेंस यहाँ पे बहुत ही तगड़ा काम करेगा। असम, पूर्वी स्टेट में आप जाइएगा, जब आप पूर्वी स्टेट में जाइएगा तो आपको इतना पता होगा पूर्वी स्टेट में लोकसभा में भी 1-1 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखे होइएगा कि मतलब मिनिमम सीटें हैं उस वहाँ पे, सबसे कम पूर्वी स्टेट में है, हर स्टेट में सबसे कम सीटें हैं अपेक्षाकृत अदर स्टेट। तो अब देखिए, आसाम को हमको लास्ट में रखना है, इतना मुझे कंफर्म हो रहा है कि आसाम को लास्ट में रखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए बोल रहा है साथियों, एक सेकंड रुकिएगा मुझे, आई एम सॉरी, रियली सॉरी साथियों, क्योंकि मैं इसको अवरोही को असेंडिंग नहीं, ये डिसेंडिंग होता है। अवरोही देखिए हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो ही जाता है, मुझे लगता है कि ये असेंडिंग मतलब होता है, असेंडिंग मतलब आरोही होता है, आरोही, और डिसेंडिंग ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, इंग्लिश में तो नहीं होता, हिंदी में हो जाता है कि अवरोही और आरोही क्या होता है। अभी मेरे पास क्वेश्चन पेपर जो अवेलेबल है वो हिंदी में ही है, मजबूरी यही है। तो देखिए, इसको हम ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप जो क्वेश्चन पेपर है वो पीडीएफ है, और पीडीएफ में आप लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों को राज्यसभा में उनको सीटों के आधार पे ये अवरोही है यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे कॉमन सेंस यही है कि असम जो होगा वो लास्ट में होगा, क्योंकि सबसे कम असम में है, तो हम इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन बच रहे हैं 2। अब देखिए, एक जो है वो सी से स्टार्ट कर रहा है, तमिलनाडु से स्टार्ट कर रहा है, और दूसरा जो है वो ई से स्टार्ट कर रहा है। अब अगर कोई बिहार का बच्चा होगा तो उसको इतना पता होगा कि बिहार में कितने राज्यसभा में सीटें हैं, और तमिलनाडु का कोई बच्चा होगा तो उसको इतना पता होगा कि तमिलनाडु में कितना सीटें हैं। तो ये तो दोनों आसानी से कर लेंगे, लेकिन अदर स्टेट वालों को अगर नहीं पता है तो नहीं पता है। देखिए, अब आपको एलिमिनेशन के प्रोसेस में घुस के सोचना होगा साथियों, तो तुरंत ही आप इसके आंसर पर पहुंच जाएंगे। देखिए, ये 2 आंसर तो एलिमिनेट हो चुके हैं। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप समझ ले कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो साथियों आप समझ ले कि मेरा जो मेहनत है वो कामयाब हो रहा है, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेशन प्रोसेस से ही कर पा रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया हुआ है, बचा 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि 2 ऑप्शन में बी भी है लास्ट में, डी डी है लास्ट में, तो ये नहीं हो सकता। मतलब ये दोनों तो सही है, तो ये तो ऑप्शन से आप हटा ही दीजिए क्योंकि ये दोनों लास्ट में ही है। अब देखिए, या तो सी से स्टार्ट करे या फिर ई से स्टार्ट करे, या तो सी से स्टार्ट करेंगे या फिर ई से स्टार्ट करेंगे। तो बिहार से स्टार्ट करेंगे या फिर तमिलनाडु से स्टार्ट करेंगे। अगर ये दोनों आसपास ही है तो दोनों एक साथ ही होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? दोनों सी और ई एक साथ ही होने चाहिए, न कि अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सी के बाद से ए दे रहा है, यहाँ पे सी के बाद से ई दे रहा है। अगर ये दोनों आसपास ही है तो दोनों एक साथ ही लगभग होना चाहिए। या तो फिर आपको इससे स्टार्ट करना है तो ये हो सकता है सबसे ज़्यादा इसमें हो,
या फिर इससे स्टार्ट करना, सबसे ज़्यादा इसमें हो। तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो दोनों जब ऑप्शन इस तरह से है तो दोनों आसपास ही होना चाहिए। तो आसपास तो इसमें भी नहीं है, क्योंकि सी ई के बाद से ए आ रहा है, फिर सी आ रहा है, इसमें सी के बाद से ई आ रहा है, तब ए आ रहा है, यानी कि दोनों आसपास है। तो यही ऑप्शन होगा हमारा। समझ पा रहे हो? अगर समझ पाए तो मेरी मेहनत स्वार्थ हो जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर। चार्ल्स प्रथम को अधिकार याचिका स्वीकार करने पर मजबूर किया जाना अर्जेंटीना। ये कुछ घटनाएं दे दिया है, इसको आपको सजा देना है। अगर आप इसको सजा दिए तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है और बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। फिर भी हम करके देखते हैं अपने एलिमिनेशन ट्रिक और कॉमन सेंस से, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। थोड़ा सोचते हैं साथियों, और इस क्वेश्चन को करने में कॉमन सेंस का यूज करते हैं। पहला क्या सोच रहे हैं कि देखिए, इसमें हम सारे ऑप्शन को एक एक बार पढ़ लेंगे। चार्ल्स प्रथम को अधिकार याचिका स्वीकार करने पर मजबूर किया जाना, अर्जेंटीना से फॉकलैंड युद्ध किया जाना, सम्राट जॉन वन को मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाना, ब्रिटेन में अधिकार पत्र, संघ अधिनियम ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड राज्यों को एकीकृत किया। साथियों, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये कॉमन सेंस से कर सकते हैं। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप कॉमन सेंस से कैसे कर सकते थे, ये हम बता रहे हैं। देखिए, पहली चीज क्या है कि कह रहा है कि चार्ल्स प्रथम को अधिकार याचिका स्वीकार किए जाने पर मजबूर किया जाना। आपको पता है, जब हम लॉ को पढ़ेंगे, लॉ पढ़े भी है उदारवाद में थोड़ा सा लॉ को ले आए थे, लेकिन लॉ को जब हम पढ़ेंगे, पर्टिकुलरली लॉ को पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कैसे वो 17वीं शताब्दी में जन्म लेता है और ब्रिटेन में एक युद्ध स्टार्ट हो जाता है वहाँ के राजशाही और पार्लियामेंट के बीच। तो आप इतना ध्यान रखिए कि इसमें और ये अधिकार पत्र दिया जाना, ये उसी युद्ध से संबंधित है। तो देखिए, अधिकार पत्र का मतलब ये होता है कि राजा जो है, ये ब्रिटेन में अधिकार पत्र यानी कि पार्लियामेंट को मंजूरी दे रहा है कि हाँ, पार्लियामेंट रहे, वो अपना काम करे, लेकिन हमारा पद रहेगा, बना रहेगा। तो इन दोनों घटनाओं को हम देखते हैं। ये पहले मजबूर किया जाएगा सिग्नेचर करने पर, तभी अधिकार पत्र मिलेगा, यानी कि हम पहले ए रखेंगे, उसके बाद से ही डी रख सकते हैं। तो देखते हैं कि पहले ए के बाद से कहाँ कहाँ डी है, ए के बाद से कहाँ कहाँ डी है। पहले ए होना चाहिए, स्टार्टिंग ए से होना चाहिए और डी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? अगर दो ही हमको पता है तो स्टार्टिंग ए से होना चाहिए। देखिए, एक ही ऑप्शन है जहाँ पे स्टार्टिंग ए कर रहा है, उसके बाद से जस्ट डी आ रहा है। क्योंकि ये देखिए, ये फॉकलैंड, ये तो बहुत बात की घटना है, ये अभी 20वीं शताब्दी की घटना है, तो सबसे लास्ट में ये होगा। फिर संघ और ये भी लास्ट में ही होगा। तो आप ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, ए से स्टार्ट करना है और उसके बाद से डी ले आना है। तो यही एक ऑप्शन बच रहा है और यही आंसर होगा हमारे साथियों 88 नंबर का। आगे बढ़ के देखते हैं। अगला देखिए, सम्मेलन दिया है सार का। ये भी मुझे लगता है टफेस्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एक पहले वाले सीरीज में हमने डिस्कस किया था, और ये दोनों क्वेश्चन जो है टफेस्ट क्वेश्चन में इसकी गिनती मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जैक्ट डेटा याद रखना बड़ा मुश्किल काम है। एक तो आप याद रख सकते हैं, लेकिन सन पर महीने के डेट के साथ याद रखना ये बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी हम इसको क्वेश्चन को करेंगे साथियों। देखिए साथियों, ये फैक्ट है, आपको याद रखना होगा, कम से कम एक भी तो याद रखना होगा। एक याद होगा तो मिल जाएगा। देखिए, कोलंबो सम्मेलन जो होता है, कोलंबो सम्मेलन कब होता है? 1929 से लेकर 31 जुलाई 1998 में कोलंबो सम्मेलन होता है। हम एक को मिला के देखते हैं। सी का जो होता है चौथा, सी का चौथा एक ही जगह है, यानी कि ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट। ये एलिमिनेशन प्रोसेस है, क्योंकि आपको याद होगा तभी एलिमिनेशन प्रोसेस भी काम करेगा साथियों। एलिमिनेशन प्रोसेस वहाँ पे है जहाँ पे क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल है, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। साथ ही एलिमिनेट वहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे एक याद है, दो याद है, तो बाकी सब एलिमिनेट कर सकते हैं, ये होगा। बाकी इसी तरह से जब आप मिलाओगे तो एक का जो होगा वो पहला ही होगा, ढाका का जो होगा पहला ही होगा, और बी का जो होगा दूसरा होगा, इस्लामाबाद वाला का डी का हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। ये इसका आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कितने नंबर है? 10 क्वेश्चन और करते हैं साथियों, ताकि 50 क्वेश्चन जो है वो अगले 2 सीरीज में हम खत्म करते हैं इसको। साथियों, मेरे टैब का बैटरी डाउन हो गया पूरा, मुझे लगता है कि इसको चार्ज में लगाना होगा तभी, क्योंकि ब्राइटनेस कम हो गया। एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं, फिर इसको चार्ज में लगा के फिर बाद में अगले नेक्स्ट स्टेज में करेंगे। ये देखिए 90 नंबर जो क्वेश्चन है, 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम इसको एलिमिनेट कैसे कर रहे हैं और कॉमन सेंस का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। तो हम देखिए, सारा ऑप्शन आप एक एक करके पढ़िए, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ तो बहुत वीडियो लंबा खींच रहा है। तो ये जो ऑप्शन है संयुक्त राज्य, इसकी संयुक्त राज्य का जो गठन होता है वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होता है, तो ये तो सबसे लास्ट में होगा, ये सबसे लास्ट में होगा। तो हम एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं, एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं। न्यूजीलैंड का जो मताधिकार है साथियों, ये तो आप फेमस डेट है, बड़ा ही फेमस डेट है। चलिए, मैं आप अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको याद रखिएगा। ये 1893 में न्यूजीलैंड में महिलाओं को मताधिकार देता है।
तो ये तो जस्ट इसके पहले आएगा। डी के पहले जस्ट क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, क्योंकि ये पहले ही घटना है साथियों। वेस्ट पहली संधि बहुत पहले ही घटना है, ये जो है वो भी पहले ही घटना और ये भी पहले ही घटना है। तो देखिए डी से पहले लास्ट में डी और उससे पहले ई आना चाहिए, तो हमारा आंसर जो है ये 2 नंबर आंसर हो जाएगा, 90 का 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। टैब का जो चार्ज है वो गिर गया, इसलिए ये ब्राइटनेस इसका डाउन हो गया है। ऐसा करते हैं कि हम 90 क्वेश्चन रहने देते हैं साथियों, क्योंकि दिक्कत हो रहा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में भले 35 क्वेश्चन देख लेंगे, अभी हम 90 ही रहने देते हैं। 91 से लेकर के बाकी जो क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों कि इस सीरीज आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आप अपने एग्जाम में इसका जो ट्रिक है पीसीई का वो आप प्रयोग करिए और बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप 10 से 15 क्वेश्चन हमेशा एक्स्ट्रा करके आ जाइएगा। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा एग्जाम हॉल में बैठ के, और इस कॉमन सेंस एलिमिनेशन मेथड PYQ को ध्यान में रख के क्वेश्चन करिएगा। चलिए साथियों मिलते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं दे रहा हूँ, वहाँ पे हर चीज़ आपको PDF में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करिए। और साथ ही अगर चैनल पे नए हैं साथियों तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। हम बहुत अच्छे से पॉलिटिकल साइंस में 80+ स्कोर कराना मेरी जिम्मेदारी है। आप भरोसा रखिए, 80+ स्कोर अगर आप उधर से 30 करिएगा तो हमेशा आप 110 के करीब रहिएगा, किसी भी कैटेगरी से हो जाएगा, JRF क्वालिफाई हो जाएगा साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।